अच्छा, आज हम आपसे जानेंगे कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ जो स्टडी को लेकर, अब वो ग्लोबल होते जा रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उनका जो है वो अपने कदम जमा रहे हैं। अफ्रीका के अंदर भी, यूएई के अंदर भी, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर जो आईआईटी है वो स्टार्ट हो रही है, उसके जो एजुकेशन है वो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल से हमारे देखने वाले को बताइएगा कि जहां इंडिया दूसरे जो शोबे हैं उनमें तरक्की कर रहा है, अब यहाँ भी इंडिया जो है वो ऐसे ही जैसे कि पहले नाम होता था, यूरोप का नाम होता था, यूरोप के जो इंस्टीट्यूशन हैं लोग वहां पर पढ़ने में फख्र महसूस करते थे। अब आप कैसे देख रहे हैं कि लोग अब इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी पढ़ने में फख्र महसूस करेंगे कि इंडिया के लोग जो है आईटी की फील्ड पे जिस तरह बहुत ज्यादा आगे हैं, तो लोगों की ख्वाहिश होगी कि इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। इसको कैसे देख रहे हैं? पहले तो हमें ये बताइए कि कौन कौन से ममालिक हैं जहां पर जो आईआईटी जो है अपने कदम जमा रही है, और इसके बाद में दूसरी बातों को भी डिटेल से जरा बताएं। देखिए, अगर करंटली हम बात करें तो आईआईटी करीब 7 से 8 मुल्कों में काम चल रहा है उसका जो खुलने का। तंजानिया में तो हो गया, ठीक है, अनाउंस। अभी आने वाले वक्त में आपको यूके, यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया, थाईलैंड, ये आपको मुल्क सुनने को मिलेंगे जहाँ पर आईआईटी के कैंपसेस खुलेंगे। और अगर इंडिया के आईआईएम की बात करें जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसकी पहले से ही एक कैंपस उसका दुबई में ओपन है। और जो इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, एमआईटी वगैरह, उनके भी ग्लोबल कैंपसेस हैं। देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो पहले भी तो दुनिया सारी पढ़ने के लिए इंडिया ही तो आती थी। तक्षशिला, नालंदा, शारदा। तो बस मैंने जो हर बार मैं कहता हूं ना, इंडिया इज नॉट ग्रोइंग, इंडिया इज रिक्लेमिंग। तो इंडिया रिक्लेम कर रहा है। इंडिया ने अब आईआईटी है, आगे जाएंगे आप देखेंगे फ्यूचर में, आज से 5 साल बाद आईआईएम में इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होगा। आप एजुकेशन इज अ प्रोडक्ट, यू आर एक्सपोर्टिंग इट। लेकिन आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी दुनिया को कैसे मनवाते हो? जब उस इंस्टीट्यूशन से निकले हुए लोग जो अलुमनाय होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, दुनिया को दिखते हैं कि यार जितने सीईओ हैं ये आईआईटी से पढ़ के आए हैं। तो आपकी आईआईटी की वैल्यू ऊपर हो गई ना। तो ये एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट हो गया। सेम गो फॉर आईएम। आईएम के भी कैंपसेस दुबई में अभी है, चल रहा है, ओपन है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इंडिया में ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं इंडिया में। इंडिया में जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही तीन, एक आईआईटी हो गया, एनआईटी है इनका, इसके बाद इनका आई 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 टी है, फिर इनका एनआईडी है। आर्किटेक्चर में जाएंगे तो इनका एसपीए है, फूड टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो एनआईएफटी है, मेडिसिन में एम्स है इनका, फार्मेसी में नाइपर है, एनआईपीईआर। साइंसेस में जाएंगे जो रिसर्च वर्क होता है या जो साइंस की डिफरेंट फील्ड्स में आप रिसर्च करते हैं, उसके लिए इंडिया में इनका आईआईएसईआर है। तो इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूशंस इस लेवल के, इस क्वालिटी के बहुत हैं। आईआईटी पहला है, फ्यूचर में आप और भी जाते हुए देखेंगे। और अगर आपको याद हो, पिछले कोई मेरे ख्याल से 4-5 महीने पुरानी खबर है, जनवरी की मेरे ख्याल से खबर है कि हार्वर्ड, एमआईटी और ऑक्सफोर्ड के कैम्ब्रिज, इन दोनों में से कोई एक, ये तीन यूनिवर्सिटीज इंडिया में कैंपस खोल रही हैं, अपना एमओयू साइन कर रही हैं। और फेब्रवरी में जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वायोमिंग, उन्होंने भी साइन किया एमओयू, वो अपना कैंपस गुजरात में खोल रहे हैं। आपकी हांगकांग की एक यूनिवर्सिटी आ रही है, आपको एक सिंगापुर की यूनिवर्सिटी इंडिया में आ रही है। अभी कश्मीर ये G20 में जो एजुकेशन मीटिंग्स है उसमें बातचीत हुई है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और ये जो डेवलप कंट्रीज की जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इधर आने चाहिए। सर देखें, ये एजुकेशन को जब मुल्क देखता है ना, मुल्क के दो पर्सपेक्टिव होते हैं एजुकेशन सेक्टर को देखने के। पहला होता है फाउंडेशन ऑफ कंट्री, वही फाउंडेशन आपका फ्यूचर डिफाइन करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरा जो होता है एजुकेशन सेक्टर, वो होता है बिजनेस। इंडिया का सर एजुकेशन सेक्टर आने वाले वक्त में उसका मार्केट शेयर कम से कम भी $500 बिलियन होगा। आने वाले वक्त से मेरी मुराद है 15 साल से ऊपर, मतलब कम से कम 15 साल बाद की बात है। $500 बिलियन का सिर्फ एजुकेशन सेक्टर होगा। आप देखें ना, हार्वर्ड, अगर आप, मैं अमेरिका जाता हूँ हार्वर्ड पढ़ने, अभी बैचलर्स करने, मेरी साल की फीस है $40,000, ठीक है, सिर्फ फीस।
लेकिन अब वो हार्वर्ड इंडिया में कैंपस खोलेगा, इंडिया में $40,000 थोड़ी ना होगी, इंडिया में 12,000 होगी, 15,000 होगी, 16,000 होगी। वही हार्वर्ड है, वही एजुकेशन है, वही क्वालिटी है, वही डिग्री है, फीस कम हो गई आपकी। तो यही पर चीज है आपकी एजुकेशन बिजनेस है। आप देखे ना, अफ्रीकन मुल्क के लोगों को नहीं देते थे अमेरिका में एडमिशन, स्टूडेंट वीजा इतनी इजीली नहीं मिलती थी। या आप आसियान कंट्रीज कह लें, जो आसियान कंट्रीज है या कैरेबियन कंट्रीज है, वेस्ट इंडीज वगैरह, वो अब इंडिया के पढ़ेंगे इन टॉप इंस्टीट्यूशन से। और सर आप छोड़ देंगे, अभी तो हार्वर्ड एमआईटी को खुलने में 2 साल लग जाएंगे। अभी आपका एक आईआईएम चल रहा है, एक आईआईटी अभी खुला है। हम आज की अगर बात करें, फ्यूचर को छोड़ते हैं कि 2-3 साल बाद क्यों, आज के वक्त में इंडिया में 70 लाख फॉरेनर्स काम करते हैं। इमरान खान कहते हैं ना, बाहर के लोग आएंगे वर्क वीजा लेके पाकिस्तान। सर इंडिया में 70 लाख लोग काम करते हैं। काम करने से मेरी मुराद है कि वो उनकी फैमिलीज काउंट नहीं हो रही, उनके बच्चे काउंट नहीं हो रहे, काम करने वाले काउंट हो रहे हैं जिनकी नौकरियां हैं। तो उनके फैमिली बच्चे लगाने तो कब आपका शायद ये 100 मिलियन तक पहुंच जाएगा आपका, कम से कम। इंडिया में आज भी आपके अमेरिकन स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं, अफ्रीकन स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, आप डालें। आईआईटी का एक ओवरसीज वो भी है, एनरोलमेंट प्रोग्राम है। जी जो है, जो इनका जी और नीट होता है कि एक मेडिकल का है और एक इंजीनियरिंग का, आप दोनों में से पता नहीं कौन सा किसका है। तो ये दोनों के सर एक ओवरसीज टेस्ट भी होते हैं जो आपके ओवरसीज स्टूडेंट्स देते हैं। मैं अगर कल, मैं तो नहीं, मेरा भाई अगर आईआईटी में पढ़ना चाहता है तो मेरे ख्याल से जो भी उसका पेपर है, जी है कि नीट है, जो भी है, वो इधर देगा एज अ ओवरसीज। वो देगा, उसको अगर वो पास कर जाता है उसको एडमिशन मिल जाएगी एज अ ओवरसीज स्टूडेंट। पाकिस्तानी भी पढ़ सकते हैं इंडिया में जाकर? सर हर साल, ऑन एवरेज बता रहा हूँ, हर साल 50 पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए एडमिशन लेके। और इधर मैं एक्सचेंज प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा कि 6 महीने के लिए जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, पूरी की पूरी डिग्री पढ़ने जाते हैं, 4 साल की या 2 साल का मास्टर्स। 50 एवरेज है, कभी 40 चले जाते हैं, कभी 70 चले जाएंगे, एवरेज 50 है, हर साल जाते हैं पाकिस्तान से, अलग तो अलग इतने फील्ड में। थोड़े क्यों, ज्यादा क्यों नहीं जा रहे, ज्यादा क्यों नहीं जा रहे? सर नफरत है ना, ये जो थोड़े जाते हैं ना, ये थोड़ों का देखें, वो या तो शिया होंगे, बोरी होते हैं, इस्माइली होते हैं, या हिंदू होते हैं। सुन्नी मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्रिश्चियन भी देखे हैं मैंने। सुन्नी सर गए होंगे, लेकिन वो फिर देखे ना, वो फिर ना होने के बराबर ही हुआ ना सुन्नी, वो ओपन माइंडेड हो गया, ब्रॉड माइंडेड हो गया। उसके उसके देखिए घर वालों में पूरी नफरत ही पूरी नहीं। पूरी दुनिया को एजुकेट कर रहा है इस वक्त इंडिया। हमें देखे, हमारा हमसाया है। हमें तो यहाँ से वाघा के बॉर्डर से जाना, हम जाकर वहां पर तालीम हासिल कर सकते हैं। बहुत ही कम हमारा खर्चा होगा। दो लोग तो देखे इतनी दूर से आ रहे हैं और कर रहे हैं। हमें तो माहौल भी हम जैसा ही है वहां पर, हर चीज। हमें तो कोई ऐसी चीज लग रही भी नहीं वहां पर कि हम किसी बेगाने देश में हैं। हमें तो अपने जैसे लोग मिलेंगे, अपने जैसा माहौल मिलेगा, सारा कुछ हमें अपने जैसा ही मिलेगा। तो हमें फिर जाना चाहिए वहां पर, जाकर तालीम हासिल करनी चाहिए। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा एक दोस्त है कनाडा में, ठीक है, तो वो पढ़ता कनाडा में है, पर उसकी जो नौकरी है पार्ट टाइम, वो अमेरिका में। हम्म। तो उधर क्लास लेता है गाड़ी लेके, 1 घंटे में अमेरिका पहुंचता है, उधर नौकरी करता है, शाम को अमेरिका से फिर कनाडा आ जाता है। तो ये जो एजुकेशन है ना, आप इसको ऐसा इंडियन यूनियन भी देखें, अखंड भारत। श्रीलंका का बंदा इंडिया में पढ़ रहा है, कितना दूर है श्रीलंका इंडिया। अगर कोई तमिलनाडु में पढ़ रहा है, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में 1-1.5 घंटे की जेट्टी चलती है बस। 1-1.5 घंटे में श्रीलंका शिप के ऊपर बैठ के जेट्टी में। जेट्टी की प्राइस क्या है, 500 रुपए, 800 रुपए, 1000, कुछ भी नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश का भी आप ऐसे ही देख लें, सेम। अगर आप नेपाल देख लें, भूटान देख लें। तो सर ये जो चीजें है ना, जैसे अभी श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर का ओपन बॉर्डर करो तो टूरिज्म बढ़ जाएगा। ओपन बॉर्डर से मुराद है कि आना जाना आसान कर दो। ओपन बॉर्डर का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बगैर जान पहचान, बगैर चेकिंग के जो आ रहा है आता जाए, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन होगी, एंट्री होगी, लेकिन ये कि आसानी है, मुंह उठा के आ जाओ, एंट्री करवाओ, चले जाओ। ये इस तरीके से है। फर्क है, लीगल और इलीगल में फर्क है। ये इलीगल नहीं होगा, लीगल होगा। देखें, ये अखंड भारत की तरफ रास्ते ही तो है, जो 50 साल 70 साल बाद अखंड भारत बनेगा आपका, जो हम बोलते हैं कि इंडियन बिल्कुल यूनियन। बिल्कुल वही आप एक नक्शा जैसे देखे ना, कि पूरा वो एक नक्शा है। अगर जैसे आपने बोला कि वो सिर्फ बॉर्डर की जो शराइत है, वो वीजे की वो नरम कर दी जाए, तो हम एक हो सकते हैं सारे।
एक होने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा या नहीं सर। सारा इंडिया कब्जा कर लेगा, लेकिन सिर्फ ये है कि बॉर्डर के ऊपर जो आप थोड़ी सी नरमी कर दें, जो फ्री ट्रैवल होना चाहिए, जैसे कि यूरोप के अंदर आप देखें कि उन वहां बिल्कुल पर बिल्कुल, पता ही नहीं जैसे चलता जैसे कि आप कौन से मुल्क के अंदर हैं। आप तो जाते रहते हैं वहां पर, आपको तो ज्यादा पता होगा कि वहां पर बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। सर जब मैं लास्ट टाइम गया था, पिछले साल की बात है, तो सर हमने बस ऐसे ही गाड़ी उठाई, हम दिमाग वैसे हमारा खराब है, फारिग थे, गाड़ी उठाई, उठाते उठाते 4 मुल्क हमने पार कर दिए, यूके से हम फ्रांस गए, बेल्जियम गए, स्विट्जरलैंड गए, यू करते करते पार हो गए। कोई काम धंधा कुछ नहीं सर, पता ही नहीं चलता। आप बॉर्डर पे पहुंचो, ठीक है, आपकी एक एंट्री होती है, आपको कार्ड होता है आपके पास, ठीक है, वो कार्ड की आपकी एंट्री होती है, वो एंट्री हुई, एंट्री में 2 मिनट लगते हैं। हमारे टोल पे सर आधा आधा घंटा लग जाता है पाकिस्तान के। वहां के फिर एंट्री में 2 मिनट लगे, निकल के अगले मुल्क में चल रहा है। एक ही ड्राइविंग लाइसेंस आपका चारों मुल्कों में चल रहा है। आपका एक ही बिल्कुल वो सही। गाड़ी चल रही है, एक ही वो हर चीज चल रही है, तो ये बहुत आसान, यही तो है, ये है अखंड भारत, इंडियन यूनियन। यहाँ तो देखें, यहाँ तो हमारे माहीगीर जो मछली पकड़ने वाले इंडिया के इधर आ जाए या हमारे उधर चले जाएं, उनको पकड़ कर ले जाते हैं, वो कई कई साल बेचारे वो जेलों में सड़ते रहते हैं। इसमें अरे क्या, आपने इस ये कौन अच्छा, सी, अगर आप। नहीं आपने ये बात अच्छी याद दिलाई मुझे, मछलियों वाली मैंने खबर ये 5-6 दिन पहले पढ़ी है, मेरे हर बार जहन से निकल जाती है। एमईए की वो प्रेस रिलीज आई है, 5-6 दिन पहले आई थी, कि 350 के पौने 400 पाकिस्तानी मछुआरों को छोड़ दिया उन लोगों ने। तो ये भी एक खुशखबरी है। चले चले ये हम इस पाँच छह पे दिन पहले जो मुझे है, पहले ही हर बार निकल जाती है, जहन से हम निकल जाती हम हम इस पे जो इंडिया के हमारे देखने वाले हैं, जो ऑफिशियल वगैरह, उनको हम बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पाकिस्तानियों को छोड़ा। हम यही उम्मीद पाकिस्तानी ऑफिशियल की जानिब से भी कर रहे हैं कि अगर इनके पास भी कोई इंडियन माहीगीर हैं है। जो मछली 112। पकड़ने वाले हैं, 112 है हमारे पास, जी। तो काइंडली उनको भी रिहा करें। आप मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के साथ दें, इसी नहीं से नहीं प्यार सर, बढ़ेगा। इसमें भी आपको एक छोटी सी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में वैसे छोड़ रहा है उस वो, मतलब दोनों छोड़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, पहली शुरुआत इंडिया ने की। पाकिस्तान छोड़ेगा महीने के बाद, अगले महीने। इसमें देखें, जब इंडिया के पास कोई मछुआरा पकड़ा जाता है ना, अब इंडिया तो जब शक्ल देखता है ना, हाँ देसी ये पाकिस्तान का ही होगा, चल बेटा अंदर आ जा। अब उसकी वेरिफिकेशन करनी है कि भाई ये एक मछुआरा है, ये कोई जासूस नहीं है, ये कोई क्रिमिनल स्मगलर नहीं है। अब वो क्या करेंगे, इंडियन उसकी तस्वीर लेंगे, उससे जो भी पूछताछ करेंगे, वो सारी डेटा पाकिस्तान भेजते हैं कि भाई आप हमें बताओ कि ये मछुआरा है कि नहीं, और अगर ये मछुआरा है तो हमें सबूत चाहिए कि मछुआरा है। पाकिस्तान में सर वो जब इंडिया से रिक्वेस्ट आती है ना, पाकिस्तान उसमें टाइम लगाते हैं, काम ही नहीं करते। 1 महीना लगना चाहिए, 2 महीने लगने चाहिए ज्यादा ज्यादा। ये इधर साल साल फाइल पड़ी हुई है टेबल पे, इनको परवाह नहीं है ना, ये खुद थोड़ी ना बंद हुए हैं जेलों में। हम्म, अगर ये सर 1 महीने में फाइल को चलो 2 महीने लगा लें, 3 महीने लगाना, अगर फाइल को चेक करके भेज दें इंडिया, तो इंडिया भी 6 महीने में छोड़ देगी, 4 महीने में छोड़ देगी। ये जो 6-6 10-10 साल जो जेलों में बैठे हुए, क्यों बैठे हुए, ये ब्यूरोक्रेट्स की वजह से बैठे हुए। ये वो पूरा बिल्कुल साथ बॉर्डर सिस्टम। है। मैं गया था, सिंध आया था, आपको पता है कि वो बदीन के साथ ही है, जीरो पॉइंट है। जीरो बिल्कुल। पॉइंट से जब आप जाएंगे तो थोड़ी दूर ही वो इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और वहां पर पता भी नहीं चलता, वो लोग इधर आ जाते हैं, ये लोग उधर चले जाते हैं, और दोनों तरफ से पकड़ दकड़ हो जाती है बस एक ये दरवाजा ही है देख। वो दरवाजा है, बाकी तो वो दरवाजा नहीं है, तो पता ही ना चले क्या है क्या नहीं है। जी। 0 पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं, जी आप जीरो बिल्कुल पॉइंट से बिल्कुल थोड़ा ऐसे। इधर ही चले, राइट चले जाए, लेफ्ट चले ना, वो दरवाजे भी गायब हो जाते हैं, और रेत ही रेत है, पता ही नहीं चलता इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, हम कहाँ खड़े हुए हैं। ऐसे ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, हम तालीम के ऊपर वापस आते हैं। पाकिस्तानी एजुकेशन, पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप इनको किसी इंटरनेशनल लेवल का देख रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कोई है ऐसा कि जिसको हम बोल सकें कि जी पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा तालीमी इदारा है? सर जब मैं पढ़ता था तब लम्स होता था लाहौर का, पर सर उससे भी अब वो भी खराब हो गया, उसके अंदर पॉलिटिक्स बहुत घुस गई है, टीचर पॉलिटिक्स जो होती है ना। पाकिस्तान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो वैसे ही बैन है, तो लेकिन जो टीचर पॉलिटिक्स होती है, इसको ज्यादा स्टूडेंट क्यों एक बार आए, मुझे क्यों नहीं पढ़ाई, ये बकवास, तो उसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी भी तबाह हो गई। फिर एक अभी नई नई यूनिवर्सिटी खुली रिसेंट में, 6-7 साल हुए हैं, हबीब यूनिवर्सिटी, कराची में, हबीब ग्रुप वालों ने खोली है। सर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, हर चीज है, लेकिन क्या है ना कि वो खुद भी पढ़ाना चाहते हैं, पर वो पढ़ा नहीं पाते क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी है।
अब 4 साल की डिग्री में आप 1 साल वही पढ़ते हो, शुरू के पहले 1 साल जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वही इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिया। अबे भाई कितना बदल जाएगा। पहली क्लास से लेके 12वीं तक पढ़ा रहे हो तुम लोग, अब 12वीं के बाद यूनिवर्सिटी में फिर वही। आप 1 साल तो आप बच्चे का ऐसे जाया करते हो रट्टेबाजी में। उसके बाद सर आप जब आते हो ना, प्रैक्टिकल काम पाकिस्तान में नहीं कराते। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की बात करूं, प्रैक्टिकल काम कभी नहीं कराएंगे किसी भी। मैंने आज तक, मैं बता रहा हूं बड़ी ईमानदारी से, किसी भी यूनिवर्सिटी में मैंने अब तक वर्कशॉप नहीं देखी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की, फास्ट उठा लें, GIK उठा लें आप, NED उठा लें आप, हबीब यूनिवर्सिटी उठा लें आप, ये लाहौर की कोई है तो वो उठा लें, सारी इंजीनियरिंग की वर्कशॉप नहीं है। इंजीनियर अगर सर काम नहीं कर रहा, कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, तो वो मतलब पेपर पे इंजीनियर है फिर मेरे हिसाब से तो। अच्छा अब आप मेडिकल में आ जाएं, पाकिस्तान में सर कितने ऐसी मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ हॉस्पिटल ही नहीं है। पूरी दुनिया में सर, अफ्रीका तक में ऐसा नहीं होता। अफ्रीका तक जी में मेडिकल कॉलेज के साथ हमेशा हॉस्पिटल साथ होता है। छोटा तो छोटा ही सही, लेकिन होता जरूर है। इधर है ही नहीं, तो जी। वो फिर क्या टीचिंग डॉक्टर बने, हॉस्पिटल। वो क्या इलाज करेंगे। और आपको तो पता है पाकिस्तान में लड़कियां तो डॉक्टर बनती हैं अच्छे रिश्ते के लिए, लड़के डॉक्टर बनते हैं बाहर जाने के लिए, प्लेब और USA में लीव देने के लिए, या CSS। या जो डॉक्टर पढ़े बन जाते हैं, लेकिन उनको पता बड़े बुरे डॉक्टर हम किसी की जान खतरे में डाल देंगे, वो फिर CSS देते हैं। फिर वो CSS देके फिर वो ब्यूरोक्रेट लगते हैं पाकिस्तान में। ये है पाकिस्तान की टोटल डॉक्टरी की। इंजीनियरिंग की बात करें सर, इंजीनियर फिर भी जैसे तैसे करके, नहीं तो मिडिल ईस्ट चला जाता है, 10-10 साल मिडिल ईस्ट में घुसाता, अपनी CV बनाता है, अच्छी अच्छी कंपनी के नाम डलवाता है CV पे, वहां से फिर वो अप्लाई करता है यूरोप और अमेरिका। जब उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, 5-6 साल के होने लगते हैं, 10 साल बाद, ऐसे फिर ही वो करता है यूरोप बिल्कुल और ऐसे ही। अमेरिका, और वहां पर फिर वहां की एजुकेशन लाइफ। और क्या है, फिर 10 साल की CV पे आपको अमेरिका और यूरोप में नौकरी मिल भी जाती है। क्या आपने मिडिल ईस्ट में अच्छा मैं काम किया, बिल्कुल आपके पास बिल्कुल CV। आपने सही बोला। मेरे रिलेटिव हैं, वो भी ऐसे ही है कि वो मिडिल ईस्ट में रहे, इंजीनियर है वो। अब वो पहले न्यूजीलैंड में रहे, अब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि उन्होंने 8-10 साल जो है कतर के अंदर जॉब की है, वहाँ अच्छी कंपनी के अंदर जॉब की, तब जाके उन्हें न्यूजीलैंड के अंदर जो अच्छी जॉब मिल गई और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अच्छा मैंने पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद के अंदर सबसे जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, GC यूनिवर्सिटी, उसके जो स्टूडेंट है उनसे मैं अक्सर इंटरव्यू उनका करता हूँ। और एक सवाल आज मैं जो उनसे करता हूँ, हमेशा करता हूँ, मुझे कोई जवाब, वो यही कहते हैं कि जी हमारी जो तालीम है अच्छी है, हम इंडिया के बराबर है। लेकिन मैं जब उनसे ये पूछता हूँ कि भाई अगर हमारी तालीम इंडिया के बराबर है, तो जिस तरह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जो CEOs है सारे इंडियंस लगे हुए हैं, कोई भी बड़ी कंपनी देख लें, सैकड़ों कंपनी है मैं तो बोलूं, लेकिन पाकिस्तान का कोई एक भी जो पढ़ा लिखा बंदा जो है वो उसमें CEO नहीं लगा किसी भी। हम मिसाल दे सकें, इंडियन हमारे साथ बात करते हैं तो हम बोलेंगे ये देखें, ये गूगल के अंदर अगर इंडिया का लगा तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमारा लगा है। अगर किसी फेसबुक या ट्विटर के अंदर इंडियन लगा हुआ है, तो जो इंस्टाग्राम के अंदर या किसी और के अंदर पाकिस्तानी भी लगा हुआ है। ये ऐसे क्यों है कि हमारे जो CEOs पाकिस्तानी क्यों नहीं लग रहे हैं? सर इसमें देखें दो तीन चीजें हैं। देखें पहली चीज मैं आपको बताऊं, मेरे लिए CEOs मायने नहीं रखते। वैसे बाय द वे 500+ CEOs हैं बड़ी कंपनियों के, छोटी कंपनियों में जाएंगे तो हजारों CEOs हैं इंडियन, लेकिन वो मेरे लिए मायने नहीं रखते। वो इंडिया के लिए मायने रखते होंगे, ठीक है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए क्या मायने रखता है सर, कि नासा में 36% इंजीनियर साइंटिस्ट जो है वो इंडियन है। मेरे लिए वो मायने रखता है कि इंडियन एजुकेशन, इंडियन एम्प्लॉयज पे नासा चलती है। गूगल में भी कुछ ऐसा ही है, 32 कुछ है, तो गूगल चलता है इंडियन एम्प्लॉयज पे। माइक्रोसॉफ्ट, IBM कहीं 28 है, कहीं 26 है, कहीं पर 48 है, 42 है। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि इंडियन एम्प्लॉयज, इंडियन स्किल वर्कर्स के बगैर वो कंपनियां चल नहीं सकती। वो तबाह हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो इतना आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आप देखें पाकिस्तानियों ने ये भी अचीव नहीं किया ना। कोई एक ऐसी कंपनी दुनिया में है जिसको हम बोल सकें कि ये पाकिस्तान की एम्प्लॉयज, पाकिस्तान के टैलेंट के बलबूते पे ये कंपनी चल रही है। नहीं। अब इसमें सर देखें, अब अगली बात जो आती है, जो आपने स्टूडेंट्स का कहा सर, कोई भी, पहले तो ये आपको पता है इंडिया का नाम सुन के वैसे टसल में आ जाते हैं। एक तो बिला जाकी पता नहीं किस बात की खुन्नत होती है। पर देखें सर, कंपेयर करके रिजल्ट या जवाब भी वही दे पाएगा ना जिसने दोनों चीजें देखी हो।
मैंने सर अगर इंडिया की एजुकेशन नहीं देखी होती, मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा होता, मैं किसी इंडियन से मैंने बात नहीं की होती, तो मुझे भी क्या पता था इंडिया के बारे में। हम देखें, हम कितनी बड़ी बात करेंगे, अभी मास्टर्स और ग्रेजुएट्स की बात करें, आप स्कूल लेवल की बात ले लें। जी। मैंने सर इंडिया की मैट्रिक की किताबें देखी हैं, कसम खुदा की हमारी इंजीनियरिंग की किताबें आसान है, इंजीनियरिंग में जो मैथमेटिक्स होती है पाकिस्तान में। मैं इधर मेहरान यूनिवर्सिटी हमारे करीब होती थी हैदराबाद में, जो मेहरान है, म्यूट जिसे कहते हैं इंजीनियरिंग की, सर उसकी मैथमेटिक्स और इंडिया की मैट्रिक की मैथमेटिक्स, और ये मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको 2006-7 की, मतलब मोदी से भी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि मोदी के बाद हुआ। और इंडिया फिर आप क्या है कि सोसाइटी, अब इसमें आता है सबसे बड़ी बात, सोसाइटी। सोसाइटी में आप एजुकेशन को वैल्यू कैसे देते हैं। मैंने सर बड़े बड़े अच्छे अच्छे पैसे वाले घरों को देखा, पढ़े लिख के क्या करेगा, बस आ गई ना, तूने 12वीं तक पढ़ ले, बीकॉम तेरे को हम चीटिंग पे तू देता रहे, पेपर साल में देने जाना, आप बिजनेस संभाल। एजुकेशन की अहमियत नहीं है, चाहे अमीर हो गरीब हो। मैंने जब शुरू शुरू में ये बात की थी ना, तो काफी पाकिस्तानी बोलते हैं, अरे नहीं तो तुम्हें क्या पता था, इधर तो एजुकेशन मिलती नहीं है, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट स्कूल नहीं। यार जो कर रही है तुम लोग उधर डाल रहे हो, पहले तो ये बताओ। हम्म। चलो नहीं करती वो तो मैं भी मानता हूँ, गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही नाहिल है, वो बजट भी नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, पब्लिक स्कूल का भी बुरे हाल है, मैंने देखे हैं, स्कूल टूर किए हैं। वो कोई 1947 की बेंचें ही पड़ी हुई है, जो अभी तक मुझे लगता है लकड़ी की, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया जो तुम लोगों के पास अवेलेबल था? क्या तुम लोग अखबार पढ़ने की भी जहमत करते हो? क्या तुम बुक्स पढ़ने की जहमत करते हो? ये मोबाइल में एक यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस भी देखने की जहमत करते हो? जब तुम खुद कुछ नहीं करते, तुम दूसरों को ना बोलो, गवर्नमेंट को ना बोलो। मैं फिर पाकिस्तान में हैदराबाद में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, कॉलेज मेरा हैदराबाद में कंप्लीट हुआ है, यूनिवर्सिटी मेरी कराची में कंप्लीट हुई है, डिग्रियां मेरी आधी पाकिस्तान की आधी बाहर की हैं, पर बाहर कैसे, ऑनलाइन। मैंने कभी कोई फिजिकली में कभी बाहर जाके मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो अब अगर मेरे पास ये एजुकेशन है किताबों की वजह से, न्यूज़पेपर की वजह से, मेरे अंदर कोई जादू थोड़ी ना हुआ, ना मैं कोई माँ के पेट से सीख के आया हूं, ना मुझे कोई स्पेशल क्लासेस मिली हैं, ठीक है, ना मेरी स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी कहीं मैंने बाहर जाके पढ़ के फिर वापस पाकिस्तान आके बैठ गया हूं मैं। हमने भी तो वही किताबें, वही यही एक डॉन न्यूज अखबार पढ़ते थे बचपन में, वो नॉवेल आते थे ना, वो क्या नाम होते थे, उर्दू के नॉवेल हमारे होते थे। यहाँ हाँ ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। तीन ये औरतें जो, तीन कहानियां। हाँ हाँ यही वाली। अब उससे हमने अपनी उर्दू वगैरह अच्छी की, कहानियां पढ़ी, उसके अंदर दूसरी भी चीजें आती थी वो पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे। ऐसे ही तो सर अच्छी एजुकेशन सर, और कैसे आती है? ऐसे ही तो आती है। दुनिया बोलती है तारिक फतेह ये 2017 से करने लगे हैं। मैं तारिक फतेह को सर मैं 2010 या 11 से सुन रहा हूँ यूट्यूब पे। और अगर आपको याद हो 2010 या 11 में पाकिस्तान में यूट्यूब बैन था, तो मैं हॉटस्पॉट चला के सुनता था। सीखने वाला सीख जाता है, सीखने वाले को लिए सर बहाने नहीं मायने रखते। यही बात है पाकिस्तान में, सोसाइटी में एजुकेशन की वैल्यू नहीं है। अब मैं आपको एक अच्छा, और एग्जांपल पाकिस्तान। देता हूँ। जी जी। जी, मेरे कंटिन्यू। बहुत करीब हैं, अजीज हैं, मैं उनको, उसने इंटर कर ली थी, तो उसका सिर्फ ये था कि वो बीकॉम में एडमिशन ले लेता और चीटिंग में ही पेपर देने थे, पेपर देके बाहर चला जाता। ठीक है, पढ़ना वढ़ना भी नहीं था बीकॉम में। नहीं, क्या करना है पढ़ के? नहीं, क्यों देने हैं पेपर? वैल्यू क्या है इसकी? देखिए वाकई वैल्यू तो उसकी कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी बीकॉम है, लेकिन माइंडसेट देखे ना, उसका माइंडसेट ये नहीं है कि पाकिस्तानी बीकॉम है, उसका माइंडसेट है कि दुनिया में कहीं पे भी बीकॉम कर लूं तो उसकी वैल्यू जीरो है, एजुकेशन की वैल्यू जीरो है। माइंडसेट में फर्क है। एक अगर वो बोलता ना यार पाकिस्तानी बीकॉम की क्या वैल्यू है, तो चलो ठीक है, मैं भी चुप होकर साइड पे हो जाता। उसने बोला पूरी दुनिया में एजुकेशन की वैल्यू क्या है। तब मैं सर ऐसे के बंदे के साथ हम पाकिस्तान में आप कैसे आगे ग्रो करेंगे? नहीं, पाकिस्तान में अगर कोई पढ़ लिख भी जाता है, कोई एजुकेशन अच्छी हासिल भी कर लेता है, कोई पीएचडी कर लेता है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। मैंने ऐसे देखे हैं पीएचडी जिन्होंने की हुई है, वो चंद हजार रुपए सैलरी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो क्या फायदा क्या है कि इतने साल बंदा पढ़े भी और उसके बाद में उसे जॉब भी अच्छी ना मिले? तो उससे बेहतर नहीं कि बंदा बिजनेस ही कर ले। मैं एक आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर 15-20 साल आप लगा के एजुकेशन हासिल करके आपने 20-25-30 हजार 50 हजार ही सैलरी लेनी है,
तो उससे बेहतर नहीं है कि आप मैट्रिक या जो इंटर करके अपने बच्चे को बोले कि यार ये बिजनेस संभालो, तो वो आप उसी वक्त से आपको इतने पैसे कमा के देना शुरू कर देगा। पर देखें इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज कि पाकिस्तान में 90% पीएचडी जिन्होंने की है ना, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में की है। तो मतलब किसी एक दुकान पे वो पीएचडी मिलती है, वहां से खरीद के सबमिट कर देते हैं, वो फिर ना होने के बराबर ही है, नकली पीएचडी है सारे के सारे। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए फिर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि एजुकेशन होना बहुत लाजमी है। मैं फॉर्मल एजुकेशन के मैं उतना भी फेवर में नहीं हूं। आप बैचलर तक करो, बैचलर के बाद आप आगे छोड़ दो, मास्टर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने आप को तो डेवलप करो। सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट होता ही है। आप एक्स्ट्रा एजुकेशन भी लेते हो। सर हमने कौन से ये सब कुछ स्कूल और कॉलेजेस में सीखा? मैंने तो आपको लास्ट टाइम भी बोला था, हमें तो अकाउंटिंग की क्लास में बैठ के भी सूद हराम है ये बैठ के पढ़ाते थे। तो हमने तो अकाउंटिंग भी खुद सीखी है यूट्यूब पे बैठ के। अच्छा, लेकिन मैं जो एक मैं सवाल में भूल ना जाऊं मैं, पाकिस्तानी कुछ स्टूडेंट जो है वो हमारा ये चैनल देखते हैं और मुझे वो मैसेजेस भी करते हैं, उनको आप कोई एडवाइस दें कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप किसी से पूछ के हमें बताएं कि आजकल कौन सी तालीम वो हासिल करें कि जिसका जो आगे स्कोप है उनके लिए, वो क्या पढ़ें आजकल। हर उस चीज का स्कोप है जिसके अंदर तुम्हारा दिल करता है। जो दिल को पसंद है ना, पहले तो वो कर लो। हम्म, ठीक है, तुम्हारा दिल अगर पेंटिंग करने का करता है ना, तो तुम पेंटिंग में करो ना डिग्री। ठीक है, पहली चीज कि जो दिल को पसंद है वो करो। दूसरी चीज, जो भी कर रहे हो, चाहे पेंटिंग कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी कर रहे हो, या चाहे गाना बजाना कर रहे हो, या गाना गाना सीख रहे हो, या डांस कर रहे हो, हर उस चीज में एक्सेल एक्सेल पे जाओ, नंबर वन पे जाओ। ये नहीं बस सीख लिया, अभी नौकरी तो मिली है 1 लाख की, तो नौकरी जितना तो सीख ही लिया है, अब तो हो ही जाएगा। नहीं भाई, जितना है दुनिया में सबका सब सीख लो। तुम्हें 1 लाख की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जो तुम थोड़ा बहुत सीखते हो ना, वो फिर 1 लाख पे ही रहोगे। जब पूरी दुनिया का सीख के जाते हो ना, वो नौकरी शायद तुम्हारी 50,000 से शुरू हो, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते फिर करोड़ों तक जाती है। ये बहुत एक बड़ा फर्क है जो लोगों को नहीं समझ में आती। देखिए मैं, आप हर चीज से डिग्री नहीं निकाल सकते। डॉक्टरी से आप डिग्री कैसे निकालेंगे? घर पे बैठ के आप डॉक्टरी नहीं सीख सकते। तो उनके लिए यही एडवाइस है कि भाई ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जहां पर उनका अपना साथ में हॉस्पिटल हो, तो तुम फिर भी अच्छे डॉक्टर बनोगे। ठीक है, तुम्हारे हाथों से लोगों का कल्याण नहीं होगा, मौत नहीं होगी। बिजनेस उनसे सीखना जब तुम प्रैक्टिकली भी करो। यही तो यूनिवर्सिटी में बैठ के बीबीए कर रहे होते ना सर, इनको टक्के का कुछ नहीं पता। इनको लिए एक ही एडवाइस है, बीबीए करो और हफ्ते में सैटरडे संडे किसी भी बिजनेस के पास जाके बैठ जाओ ऑफिस में, और देखो सर, कोई सवाल जवाब नहीं, देखो बिजनेस कैसे चलता है। इंजीनियरिंग आईटी वालों को बोलूंगा, इंटर करके अपनी सर्टिफिकेशंस करो, स्किल डेवलपमेंट करो। तुम्हारे लिए डिग्री मायने नहीं रखती, तुम लोगों के लिए मायने रखती है स्किल और सर्टिफिकेशन। वो जितनी ज्यादा तुम्हारे पास होंगे और उसके अंदर जितने ज्यादा अच्छे होगे ना, दुनिया की सबसे महंगी से महंगी नौकरी भी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अब इंजीनियरिंग में आप दूसरी साइड पे आ जाए, मैकेनिकल, सिविल, उसके लिए आपको डिग्री करनी पड़ेगी। और मैं ये भी बोलूंगा पाकिस्तानियों को अब एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अभी ये इंजीनियरिंग डॉक्टरी से थोड़ा हटो। डॉक्टरी में जैसे फार्मेसी है, आप डॉक्टरी में कोई फार्मेसी में क्यों नहीं जाता? डॉक्टर मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग है, आपको भी नर्सिंग में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्यों नहीं जाते? इंजीनियरिंग में भी सर ऐसी कितनी दुनिया में फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की, पाकिस्तान में तो पूरी पढ़ाई भी नहीं जाती, लेकिन जो पढ़ाई जाती है आप उनमें भी आप डाइवर्सिफाई नहीं करते। घूम फिर के वही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में चले जाते हो आप लोग। थोड़ा डाइवर्सिफाई करो, तो आने वाले वक्त में दुनिया में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसकी कोई कमी होगी या जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके तरीके बदल जाते हैं। वाडा कल भी था, वाडा आज भी है। आज रोबोट भी है, वाडा भी है, और कल भी वाडा रहेगा और रोबोट भी रहेगा, और आज से ज्यादा एडवांस होगा। तो फर्क इतना है कि वो वाडे को लकड़ी की पहचान होगी और उस पहचान से वो रोबोट चलाएगा लकड़ी के ऊपर। वाडे का काम खत्म नहीं होगा, उसका तरीका बदल गया। जॉब सर कभी नहीं बदलती, तरीका बदल जाता है। अच्छा, एक और आखिर भी आपसे पूछूंगा, जो ये आईटी के अंदर इंडिया इतना आगे चला गया, इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट आपको पता है कि बहुत सैकड़ों बिलियन के अंदर है। तो पाकिस्तान की आईटी जीडीपी की के ये बराबर है। जी, आईटी की एक्सपोर्ट से ये मतलब क्या है, ये क्या होता क्या है, ये कुछ हमारे जो देखने वाले हैं
या मुझे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मुझे अपनी सर जानकारी के लिए आईटी पूछा था। एक्सपोर्ट्स वो होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक आईटी कंपनी खोली पाकिस्तान, जैसे दुबई में मेरी आईटी कंपनी है ना, तो सर मेरे पास क्लाइंट सिर्फ दुबई से नहीं है, मेरे पास क्लाइंट पूरी दुनिया से है। तो अगर मेरे पास दुबई में जैसे कोई यूके की कंपनी आती है कि भाई मेरा ये काम है, ये काम कर दो, ठीक है, तो वो जब मुझे पैसे दे रहा है, मैं उसको सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, तो मैं अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना यूके। अब आईटी में आप अपनी सर्विसेज, चाहे वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज हो, यूआई यूएक्स की सर्विसेज हो, आपकी आपकी ऐप की हो, चाहे आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हो, चाहे आप उसके अंदर उसका जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है सैप के ऊपर बेस, या ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप बिजनेस स्पेसिफिकली आप रीडिजाइन करते हो, ईआरएम होता है, ईआरपीएम होता है, सीआरएम होता है, ईएचआर होता है, एम, आप इनमें क्या किस तरीके से आप ये लोगों को बेच रहे हो। जरूरी नहीं है सर्विसेज बेच, आप सॉफ्टवेयर भी बेच सकते हो, बना बनाया सॉफ्टवेयर उठा के बेच दो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, जैसे टाटा है इंडिया की। सर टाटा ने अपने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए, वो उठा के डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बेच देते हैं पूरी दुनिया को। उनका बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है टाटा का। कल कोई वजह से मेरी कल एचबीएल बैंक का मालिक हूँ, मैं कल टाटा के पास जाऊंगा, तुम्हारा मुझे बैंकिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, बताओ कितने पैसे चाहिए लगेंगे। तो वो मुझसे ये पूछेगा तुम्हारी कितनी ब्रांचें हैं और तुम्हारे कितने कस्टमर वगैरह हैं, उस हिसाब से वो अब बोलेगा मैं तुम्हारे 6 महीने में तुम्हें सॉफ्टवेयर तुम्हें दे दूंगा तुम्हारे हिसाब से सेट करके, और ये कम से कम तुम ये सॉफ्टवेयर तुम्हें पड़ेगा 1,000 करोड़ का। पाकिस्तान से 1,000 करोड़ गया, वहां से सॉफ्टवेयर आ गया। इंडिया ने क्या एक्सपोर्ट किया? सॉफ्टवेयर। पाकिस्तान ने सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया। सिंपल है। पाकिस्तान में सर जो आईटी कंपनीज है ना, वो कभी बड़ा सोचती नहीं है, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। पाकिस्तान में कोई जाके देखेगा ना, तो सर उनको तो लगेगा वाह यार ये तो बहुत कामयाब इंसान है, लेकिन कामयाब नहीं है, डॉलर महंगा हो गया इसलिए वो आपको कामयाब थोड़ा ज्यादा दिखता है, उसके बाद पैसा। बात सिर्फ इतनी है। पाकिस्तान में यूआई यूएक्स, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इसी से बाहर नहीं निकल रहे भाई। अब दुनिया बदल गई, ये काम तो अब एआई करके दे रहा है यार। यूआई यूएक्स तो एआई बना के दे रहा है। वेब डेवलपमेंट आपकी एआई से हो रही है, यूट्यूब चैनल एआई से चल रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ो, ब्लॉकचेन पे आओ, एआई पे आओ, तुम वीआर पे आओ, एवी एआर पे आओ, तुम इसके अलावा साइबर अच्छा, सिक्योरिटी पे ए आ जाओ। एआई से मुझे याद आया, मैं पाकिस्तान के साइंस सेंटर फैसलाबाद के अंदर गया, तो वहां पर उन्होंने चाइना से बना हुआ एक रोबोट रखा हुआ था, खिलौना मार्केट से लाकर ना उन्होंने, वो 20, 25, 50 रुपए वाला वो रखा हुआ था। स्टूडेंट जो आते थे उनको दिखाने के लिए, ये जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, कि ये खिलौने को, तो पाकिस्तान में इसके ऊपर काम हो रहा है आपके कुछ समझते हैं? अच्छा, वो मतलब रोबोटिक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिला दिया। अब जी ये जी, हाँ देख जी। लें, और ये आप साइंस सेंटर की बात कर रहे हैं जो उधर काम करते हैं। जी जी, ये फैसलाबाद के मतलब साइंस ये सेंटर की स्टूडेंट बात। भी नहीं है, मतलब ये स्टूडेंट भी नहीं है जिनकी नादानी को हम समझे, ये मतलब हम बेवकूफी में जी। काउंट करेंगे। तो अब आप इसका खुद का अंदाजा आप लगा लें। खिलौने सर जो होते हैं ना, उनको यूज किया जाता है रोबोटिक्स की क्लासेस में। पहले छोटे खिलौने से ही होता, जरूर पहले इतना बड़ा जाके रोबोट थोड़े रख देते हैं। लेकिन अब जी। देखें, रोबोटिक्स को वो एआई कह रहा है, तो फिर ये एआई को ब्लॉकचेन बोलेगा, ब्लॉकचेन को साइबर सिक्योरिटी बोलेगा। यही होगा फिर, और क्या होगा। और फिर मैं आपको एक वो आपके सवाल का एक जवाब भी दे दूं। इंडिया में फिर पहला कंप्यूटर टाटा लेके आया था 1959 में, टाटा लोकोमोटिव सिस्टम्स है। और टाटा का फिर आपको पता ही, टाटा इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहली बार टाटा ही लेके आया है। इंडिया इज द अर्ली अडॉप्टर। जब पूरी दुनिया ने भी सर अडॉप्ट नहीं किया था ना, तो इंडिया अडॉप्ट कर चुका था, आईटी को शुरू कर दिया था, मतलब बेसिकली उन्होंने शुरू कर दिया था। इंडिया की आईटी ग्रोथ सर 1980 से शुरू होती है, ये अभी की नहीं है। अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं, जो 1980 में शुरू हुआ वो 40 साल का बाद का आज हमें फल नजर आ रहा है, कि पाकिस्तान की जीडीपी की जितना वो आईटी एक्सपोर्ट करता है, ये फल है उनका। आपको मेहनत देखनी है, आपको पाकिस्तान में काम हो रहा है। 1980 से शुरू करना पड़ेगा। पाकिस्तान में काम हो रहा है। सर पर्सनल लेवल पे काम हो रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं मेरे साथ हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। आपके इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, फैसलाबाद में तो एक बहुत बड़ा बंदा भी है, उसके तो पता नहीं कितनी जी जी जी, हाँ जी, पाँच पासवान 10 वाले, पासवान। पासवान, हाँ, मेरे ख्याल से मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं है, 10-12 अरब जी। की उसकी फिर मिल्कियत है। वो तो यही छोटे काम करता है आईटी के, वो बड़े काम नहीं करता।
लेकिन आप पैसा देखें, डॉलर, डॉलर की ताकत है। जी, नई से नई गाड़ी होती है उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल, वो वही जिसका बेटा भी मशहूर हुआ था यूट्यूब पे, मेरे जी ख्याल में वही है ना, जी वही है बिल्कुल। ना। जी वही। हाँ। जी, मेजर साहब है, मेजर शाहनवाज साहब। तो सर बस आप देख लें, एक तो मेजर भी लगी गया है, साथ में आईटी कंपनी भी है, तो बात खत्म हो गई, फिर आगे क्या बात करें अब। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हमने जाना इंडिया की जो तालीमी मेयार है एजुकेशन का, और पूरी दुनिया के अंदर जैसे इंडिया छा रहा है एजुकेशन के अंदर भी वो कदम जमा रहा है, इसके बारे में जाना। हमने अपने भी लूप होल देखे पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या यहाँ पर खराबियां हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और हमारे स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर हम दोबारा से एक प्रोग्राम करेंगे डिटेल के साथ। हम बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको आना चाहिए आगे, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट फिर कभी बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, अपना ख्याल रखिएगा। आप जी थके हुए होंगे, आपने ट्रैवल किया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।